In the meantime, we have our old friend, Mr. Nasir Hussain, with us from the Congress. Nasir Hussain Sahab, namaskar. Do we have Nasir Sahab with us? We were just told that Nasir Sahab is with us and now his camera is off. But I hope it comes there on. is, I mean, if things are to believe, there are two. One is that Modi साहब कह रहे हैं कि 310 5 फेज में खत्म हो गया, हम 310 ऑलरेडी पहुंच गए 5 फेजेस में, एक उनको बिलीव करना। दूसरा, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि 150 सीट मैं 303 में से खींच के ले आऊंगा बीजेपी का, जो कॉन्फिडेंस है राहुल गांधी। अब नंबर बढ़ गया सर, अब बढ़ गया। नासिर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार बजाज भाई, नमस्कार नासिर साहब, क्यों? नमस्कार सर। सर अभी जो चुनाव हुए, क्या विश्लेषण है सर उसका, अभी अपने शहर में और अपने स्टेट में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, नवी मुंबई में, हर जगह पे? एक्चुअली विश्लेषण क्या करना है, आपको तो पता ही है सारा हालात क्या है। हमसे ज्यादा तो पत्रकार लोग विश्लेषण करना चाहिए, हम पॉलिटिकल लोग क्या विश्लेषण। सर आप तो बुद्धिजीवी हैं सर, आपका विश्लेषण बड़ा जबरदस्त रहता है ज्यादातर। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पे, यहाँ सिर्फ मोहब्बत के सिवा कोई दूसरा इलाज नहीं। तो हम लोग तो मोहब्बत का पैगाम बांट रहे हैं, मोहब्बत का सिलसिला दे रहे हैं। विश्लेषण तो हम नहीं करते, जो आवाम विश्लेषण करेगी। मैं बार बार बोलता हूँ, ये पॉलिटिकल लड़ाई अब बनाई नहीं है, ये जनता वर्सेस बीजेपी है। जनता ये चुनाव लड़ रही है, और जनता जब भी चुनाव लड़ती है तो मेरा अंदाजा है कि जनता ही चुनाव जीतती है। चाहे सल्तनत कितनी भी आगे क्यों ना हो, तानाशाही कितनी भी ना हो, वो तानाशाह को झुकना ही पड़ता है, और सल्तनत उनकी जानिब तय होती है। क्योंकि ये जनता की लड़ाई है, आम लोगों की लड़ाई है, मासूफियत की लड़ाई है, मसरूफियत की लड़ाई है, गरीबी की लड़ाई है, महंगाई की लड़ाई है, बेरोजगारी की लड़ाई है। तो जहाँ ये हालात पैदा होगा वहाँ जीत जनता की ही होगी। हम तो सिर्फ उनके सेवक के रूप में इसके साथ हैं, ताकि जनता ये तय कर रही। क्योंकि आज के तारीख में देख लीजिए इनके साथ कौन है। जब एक नाथ शिंदे आज अपने आप को तनहा महसूस कर रहे हैं, ना उनके साथ सिपह सलार है, ना आवाम है, ना कोई है। जब वो हालात उनकी बद से बदतर हो रही है, तो आज उन्हें शायद अंदाजा हो रहा होगा जो उन्होंने खता की है उसकी माफी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उनकी खता आज माफी देने लायक भी नहीं है, वो जनता से नजरें नहीं मिला रहे। पार्टियां टूटती थी, लोग जाते थे आते थे, मगर इतनी बड़ी गद्दारी नहीं होती थी कि कोई पार्टियां लेके चली जाए। तो महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि किस तरह बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को इन्होंने लात मारी, ठोकरें मारी, और उनके बच्चों के साथ गद्दारी की। तो आवाम ने ये फैसला कर लिया है, इनका जाना तय है। आज बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है। मैंने तो बिहार भी देखा है, ये भी देख रहा हूँ, कल से फिर मैं बिहार में ही रहूंगा। लेकिन बिहार में जो आपने बिहार की बात करी यार, इतना क्राउड तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं कल से फिर बिहार। शाबाश। मतलब ये क्या हो गया, ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरा मतलब सागर का सागर लोगों का वो आ गया है बाहर, वो तेजस्वी यादव के साथ और राहुल गांधी के साथ। ये क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ बजाज भाई, जनता आज ये चुनाव लड़ रही है क्योंकि उन्होंने बेरोजगारी देखी। चलिए, ये बेरोजगारी सिर्फ नीचे तबके तक नहीं है सर। IIM हो, IIT हो, उनके सर्वे में आया है कि 35% लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही। तो इतने बड़े हायर इंस्टीट्यूट से बच्चे पास आउट करके उनको जॉब नहीं है, तो आप अंदाजा लगा ली कि निचले स्तर पे क्या बेरोजगारी होगी। जनता आज किसी चीज की बात नहीं कर रही, बोलती बेरोजगारी पे बात करो, महंगाई पे बात करो। इसी दो मुद्दे पे वो ठीक जवाब देने को तैयार नहीं है। वो नहीं कहते हैं कि भगवान, अभी क्यों नहीं भगवान राम के नंबर, अब धीरे धीरे देखिए भगवान राम मंदिर का नाम भूलते चलेगा। अब उस पर बात नहीं कर रहे हैं, अब लोगों को रोजगार की बात कर रहे हैं। अब बोले मैंने 5 करोड़ रोजगार दूंगा। अब अलग अलग बातें आएगी क्योंकि उनकी बौखलाहट है। क्योंकि जनता ने आपकी, अभी मैं देख रहा हूँ कि क्या क्राउड चल रही है आवाम की, वो आवाम दिखा रही है कि आवाम किस तरह से सड़कों पे है। आवाम क्यों नहीं आएगी सड़कों पे सर, जहां महंगाई दम तोड़ रही है, लोग सड़कों पे अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, अमीर ज्यादा लोगों को कुचल के चले जा रहे हैं, कानून का कोई भय नहीं है, सरकार उनकी तरफ है, तो क्यों नहीं जनता इनको हटाएगी सर। तो बिहार की हो, महाराष्ट्र की हो, या यूपी की हो, या हिंदुस्तान के किसी दूसरे राज्य की हो, तो लोगों ने आज ये फैसला कर लिया है इस सरकार की विदाई करनी है। क्योंकि इन्होंने नफरतों की आग इस देश में फैला दी है।
ये कभी नहीं मांगते हैं कि हमने 10 साल में ये काम किया है तो हमें 10 साल पे ये इस पे वोट दे दो। तो वो हिंदू मुसलमान करके वोट मांगेंगे, कभी पाकिस्तान करके वोट मांगेंगे, कभी दूसरे धर्मों के नाम पे मांगेंगे, कभी मुसलमानों का खौफ दिखा के वोट। आप अगर बेहतर काम करते तो मैं हर बार कहता हूं आप अपने बेहतर कामों पे वोट मांगिए, जनता तय कर लेगी कि आपने बेहतर किया या नहीं किया। हम लेकिन बेहतर करते हैं तो एक चीज है नासिर साहब, अमित शाह जी ने हाल ही में दिल्ली में एक भाषण देते हुए कहा कि जो लोग राहुल गांधी, मैं जानता हूं आप अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते तो ना बोलिए, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा जो लोग राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को वोट देते हैं वो असल में पाकिस्तानी है, सिर्फ पाकिस्तानी वोट देते हैं। मतलब ये तो रिमाइंडर हो गया उस वक्त का जब बिहार में चुनाव थे, इस चुनाव के पहले, कि अगर मान लीजिए बीजेपी हार जाती है तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। ये क्या हो गया? मतलब मेरी समझ के बाहर है ये। अमित शाह साहब इज अ वेरी सीनियर लीडर, ऐसा बोलने का क्या वो फर्स्ट टाइम नहीं है बजाज भाई कि इन्होंने ये सगुफा बोला है। हर चुनाव में वो पाकिस्तान का मुद्दा लेके आते हैं, वो हर चुनाव में बोलते हैं अगर कांग्रेस जीत गई तो पाकिस्तान में खुशियां, क्योंकि ये बिहार लास्ट टाइम बिहार इलेक्शन में उन्होंने कहा था अगर बिहार में कांग्रेस जीत जाती है या आरजेडी जीत जाती है तो पटाखे कहाँ फूटेंगे, तो पाकिस्तान में फूटेंगे। तो पता नहीं कि कौन सी लगाव है इनके साथ पाकिस्तान से, मुझे समझ में नहीं आया। यही लोग हैं कि जो मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पे जाते हैं, उनके मजार पे फूल चढ़ाने वाले, उनको शॉल गिफ्ट करने वाले, वहां उनके घर पे बिन बुलाए मेहमान पहुंचने वाले, इनके बेहतर पाकिस्तान से रिलेशन है, इसलिए ये पाकिस्तान की बात करते हैं। क्योंकि नहीं, इनके लोग पाकिस्तान में बैठे हैं जो ऐसी ऐसी बातें वहां से बयान देते हैं और इसको ये चुनाव का मुद्दा बनाते हैं। नहीं तो पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाले हम हैं और हमें पाकिस्तान के खौफ दिखा रहे हो। हम तो पाकिस्तान के आंख में आंख डाल के बात करते हैं, उनके दो टुकड़े कर डाले, हमसे वो मुकाबला नहीं कर सकते। हमने तीन तीन उनसे लड़ाइयां लड़ी है, उन्हें घुटने पे टिकाया है, हमने उनको हराया है, तो वो कैसी बातें करते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से रिलेशन आपका, हमने पाकिस्तान के इतिहास को मिटा दिया है। पर आप, मैं बार बार कहता हूँ बजाज भाई, मैं आपके शो पे भी बोलता हूँ, जहां भी मौका मिलता है मैं यही बोलता हूँ, हमने मुगलिया को मिटा दिया, पाकिस्तानियों को मिटा दिया, पर इनके लिए मुस्लिम लीग भी आज जिंदा है, मुगल सल्तनत भी आज भी जिंदा है, इनके लिए पाकिस्तान भी जिंदा है। इन्हें ही मोहब्बत है, हमें मोहब्बत, हमें हिंदुस्तान। नासिर हुसैन साहब, मोदी जी का कहना है कि आपके प्यार और मोहब्बत के दुकान में आप झूठे वादे और झूठे सपने बेचते हो। आपके जो 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस और 25 गारंटी एक सपना है जो पूरा होने वाला नहीं है। मोदी जी जिसको लोग पूछते नहीं है, मोदी जी उनको पूजते हैं। ये मोदी जी का दिल से निकला बीजेपी का कहना है कि वाक्य है। और जितना रिपोर्ट कार्ड उन्होंने दिए हैं, आज भी वो कह रहे हैं कि 11 करोड़ टॉयलेट, 50 करोड़ जन धन अकाउंट, 4 करोड़ आवास योजना, ये रिपोर्ट कार्ड एंडलेस है। 5th बिगेस्ट इकोनॉमी से लेके ट्रिपल तलाक से आर्टिकल 370 लेके बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ये अनबीटेबल है। बोले कि कोई भी प्रधानमंत्री इंडिपेंडेंट इंडिया में इतना हासिल नहीं किया। रिपोर्ट कार्ड भी इंप्रेसिव है। और मेन चीज है जो गरीब से गरीब, जो लोग पूछते नहीं उनको मोदी जी पूछते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिल से निकला है बीजेपी का कहना। हाउ डू यू सी दैट नासिर हुसैन साहब? देखिए क्या होता है, नए पैकेजों में नया पैकिंग करके सिर्फ दिखा देने से वो सच नहीं हो जाता है। इंदिरा आवास के थ्रू कितने लोगों को घर मिला है, इसका डेटा आप चेक करिए। आप पत्रकार हैं, मैं बोल के जाऊं बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं कांग्रेस को डिफेंड करके चला जाऊंगा। मगर ईमानदारी से आप पत्रकार हैं, आप सर्वे करिए कि इंदिरा आवास में कितने लोगों को घर मिला है। ये झूठ बोलते हैं कि हमने राइट टू फूड का हक दिया है, सामने कानून में उसको संविधान में डाला है कि कोई भी सरकार बहुमत के आंकड़े का डर दिखा के उसको हटा ना दे, तो हमने राइट टू फूड का हक दिया कि 2 रुपए और 3 रुपए में आपको चावल और गेहूं मिलेगा। उसी को ये पैकेजिंग करके बेच रहे हैं, पब्लिक को दे रहे हैं। तो बोलते हैं राइट टू फूड का हक दिया तो कांग्रेस ने दिया, इंदिरा आवास दिया तो कांग्रेस ने दिया। सिर्फ मैं कहता हूँ सरकारें आएगी जाएगी, जो प्रलोभन है वो बढ़ता ही रहेगा, घटता नहीं है। आपको उनको देना हक है। ये कोई सरकार ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, ये सरकार का हक बनता है कि अपने आवाम को दे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डाल दिया। हमने इंदिरा आवास, अभी के 6.5 लाख गांव है इस हिंदुस्तान के अंदर, तो हमने 5.5 लाख गांव में बिजलियां दी है।
तो आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किसी आप 370 की बात करिए, बाराकुलावाद, पता है किस किस तरह की बात करते रहिए, उससे कोई फायदा नहीं। पर जनता आज आपके साथ नहीं है, तभी आपकी चेहरे की घबराहट बता रही है, आज चेहरे की झंझनाहट बता रही है कि हार आपकी तय है। क्यों आज आप खतरे में हिंदुस्तान को बताने का काम कर रहे हैं कि संविधान खतरे में? आज हमने आपको बोला संविधान, आज आप बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में। हम कहते हैं कि संविधान खतरे में है क्योंकि हम लोगों के बोलने की आजादी को आप छीन रहे हो, हमारे बोलने के हक को आप छीन रहे हो, तब हम कहते हैं कि संविधान आज खतरे में है। लोगों को मौलिक अधिकार से आप हनन कर रहे हो। हम कहते हैं जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप क्यों नहीं इकोनॉमिकल आप सर्वे करते हो? कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है, उसका सर्वे करने से आपको क्यों डर लगता है? क्यों जनसंख्या बताने में आपको डर लगता है? कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने माइनॉरिटी हैं, कितने जैन हैं, कितने सिख हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने राजपूत हैं? ये सारी चीजों की गिनती होनी चाहिए। जब जानवरों की गिनती हो सकती है, दरख्तों की गिनती हो सकती है, तो इंसानों की गिनती क्यों नहीं हो सकती है? तो हम गिनती की बात करते हैं, हम बराबरी की हक बात करते हैं, हम महिलाओं को रिजर्वेशन की बात करते हैं, हम अपने न्याय पत्र में आप देखें तो ये कहते हैं, आपने अभी एक लाइन बहुत अच्छा कहा कि ये सपना दिखा रहे, सपना पूरा नहीं कर सकते। तो हमारे सपनों को पूरा होने देखना है तो हिमाचल देखना पड़ेगा। क्या हमने अपने वादों को पूरा किया या नहीं किया? वो आपका एक एक मैनिफेस्टो आप हिमाचल में जाके जनता से पूछिए। कर्नाटक में हमने बोला था कि हम 10 किलो अनाज देंगे तो हमने देने लगा, हमने कहा बस फ्री देंगे तो हम देने लगे, हमने कहा 500 में सिलेंडर देंगे फ्री देंगे, हमने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे देने लगे, हमने कहा बिजली आपको यहां तक फ्री मिलेगी मिलने लगे, हमने किसानों के लिए लोन माफ की बात की तो वहां लोगों को लोन माफ करने लगे। तो हमने झूठ कहा? हमारे वादों का सिलसिला पूरा होना है तो आप तेलंगाना आइए, कर्नाटक आइए, हिमाचल आइए, हमारे वादे पूरे हो रहे हैं। तो देश की आवाम अब फैसला करेगी कि हमारे वादे पूरे होंगे या नहीं, क्योंकि अब से पहले 2014 से पहले जितने वादे हमने किए, कुछ कमियां रही होगी तभी हमें जनता ने नकारा था, पर हमने हर वादे पूरे किए। हमने लोगों के लिए टॉयलेट्स बनाए, हमने इंदिरा आवास में उनको घर दिया, हमने मनरेगा के थ्रू उनको रोजगार दिया, हमने कैसे नहीं काम किया? तो जनता के सामने बहुत सारे है। आज मनरेगा के अंदर आप पैसा नहीं डाल रहे हो, मनरेगा का लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, जीएसटी के नाम पे आप ब्लड चूस रहे हो, लोगों का ब्लड शरीर से खून निकाल रहे हो। आज एमएसएमई सेक्टर बर्बाद होने के कगार पे है, आज लोग कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये हम आज ही हम कह रहे हैं कि हम टैक्स को भी सरल करेंगे, हम अपने वादों को भी पूरा करेंगे। वंचितों का जो अधिकार है, वंचितों का जो अधिकार है, मोदी सरकार उसका चौकीदार है। कर्नाटक का मॉडल लागू होने नहीं देंगे पूरे देश में। वंचितों का जो अधिकार है, चाहे वो रिजर्वेशन का जो भी है, वो कोई दूसरा धर्म बेस्ड नहीं करने देंगे मोदी जी। और बोले कि मोदी सरकार उसके लिए चौकीदार है। नासिर हुसैन साहब, ये मॉडल, कर्नाटक का मॉडल पूरे देश में इंप्लीमेंट होने नहीं देगा। कौन सा कर्नाटका है वो बताना चाहिए, कौन सा है। 10 साल आपकी सरकार रही है, येदियुरप्पा साहब करके रही है, आपके दूसरे सीएम रहे, ये सारा मैं कहता हूँ रिजर्वेशन जो होता है वो सामाजिक हिसाब पे होता है, वो पिछड़ापन देख के दिया जाता है, धर्म देख के नहीं। अगर मुसलमानों में पिछड़ापन कहीं पे दिखा हुआ तो उनको दिया, तो आपको पलट देना चाहिए। तो देवगौड़ा की सरकार नहीं दिया था तो उसको क्यों नहीं पलट दिया आपने? आपकी 10 साल सरकार रह के गई है कर्नाटका में, तो आप सिर्फ दुनिया को बरगला रहे हो और वंचितों की बात करते हो, बहुजनों। अरे उनके साथ किसी ने छल कपट की तो आप नहीं की। रेलवे को बेचने का काम किया, वेल बेचने का काम किया आपने, हर गवर्नमेंट सेक्टर कंपनियां भी, तो उनको रिजर्वेशन कहां से आप दोगे? आप रिजर्वेशन का झुंझुना तो बजा दोगे, पर रिजर्वेशन देने के लिए सरकारी कंपनियां चाहिए। सरकारी कंपनी बची है क्या इस देश में? तकरीबन रोज बेच अब तो मुझे नाम लेने में भी डर लगता है कि पता नहीं कल इस कंपनी का मैं नाम लूं और मोदी जी उस कंपनी को भी बेच डाले, जो बची उसको भी बेच देंगे। अब तो हम लोगों को बताने में भी डर लगने लगा है कि ये कंपनी है, इसको ना बेच दे। तो आप प्राइवेट सेक्टर सारा करे जाए तो रिजर्वेशन देने का कौन सा पैमाना है? तो आप वंचितों बहुजन समाज के साथ आप धोखा दे रहे हो, आप उनके साथ गद्दारी कर रहे हो। मैं अल्फाज खड़ा करता हूं कि आप उनके साथ सीधा सीधा गद्दारी है। अगर उनके हक और हकूक को छीना जा रहा है, आप कहां उन्हें रोजगार दे रहे हो? कौन से कंपनियों में रोजगार दे रहे हो? आज अग्निवीर जैसे सेनाओं में आप कैसे उनको ला रहे हो? आपको पता है कि आज कोई सरकार नाम की बची किधर है? सब प्राइवेट सेक्टर के नाम पे है। 2-3 प्राइवेट सेक्टर बड़ी कंपनियां हैं जो इस सरकार को चला रही है। वो उनके बोलते हैं ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड लो, धंधा पाओ, चंदा दो, धंधा पाओ, वो वाली सरकारें हैं।
एक्सटॉर्शन चल रहा है, पैसा दे लो तुम सेफ हो जाओ, चंदा दो सेफ हो जाओ, एक्सटॉर्शन चल रहा है। ये सरकार नहीं है, वंचितों की बात करने का इनके सरकार को अब हक नहीं बचा है, क्योंकि अब उन्हें वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं बोलता हूं ना, ये संविधान, हिंदुस्तान की संविधान अब खतरे में, इस संविधान को बचाने की लड़ाई है, इस संविधान को हम लोग बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये संविधान रहेगा तब वंचितों को हक मिलेगा, बहुजनों को हक मिलेगा और देश के नागरिकों को हक मिलेगा। अगर ये संविधान ही नहीं रहेगा तो किसको और हक हकूक दोगे, किसे आप क्या दोगे? तो आपने सिर्फ छल और कपट करने का काम कर रहे हो। हम हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर मोदी जी ने इसी संविधान के बारे में कहा कि संविधान को अगर खतरा था तो कांग्रेस से खतरा था। नेहरू जी ने ऐसे कानून बनाए जो प्रेस फ्रीडम को कम करेंगे। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लेके आए। राजीव गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे कानून लाए जिसको प्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश की। राहुल गांधी जी ने भरे लोकसभा में जो बिल मनमोहन सिंह जी के कैबिनेट ने पास किया उसको फाड़ कर लोकतंत्र और संविधान का धजिया उड़ा दिया। ये मोदी जी ने एक एक उदाहरण करते करें कि संविधान आपसे कांग्रेस से खतरा है, लोकतंत्र को अगर खतरा है तो कांग्रेस से खतरा है। देखिए, तुम झूठ भी इतने सादगी से बोलते, हम यकीन न करते तो क्या करते। आप झूठ भी इतने बेहतरीन तरीके से बोलते कि राहुल गांधी ने वो फाड़ा ऑर्डिनेंस, एक सादे पेज को फाड़ा, उन्होंने अपनी रोज दिखाई। जो ऑर्डिनेंस से करप्टेड लोग बच जाए वैसे ऑर्डिनेंस को मैं नहीं मानता हूं। अगर मैं कोई पर्चा फाड़ता तो उसमें कौन सी गलत है? आपने ऑर्डिनेंस फाड़ना कोई गलत है क्या? आप करप्टेड लोग थे जिनको सजा आता था, उसको बचाने के लिए अगर कोई ऑर्डिनेंस आएगा तो हमारी ही सरकार थी जो फाड़ दी। तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप ही कहते थे लालू यादव चारा घोटाला है, तो उसी ऑर्डिनेंस की वजह से उनको जेल में जाना पड़ा ना भाई। तो आपको पता नहीं है, आप बिना मतलब के ये बहस करते रहते हैं। इमरजेंसी का उन्हें मालूम नहीं है इमरजेंसी में क्या हुआ था। क्या इमरजेंसी लगाना कौन? जब तुम लोकतंत्र के लिए तुम खतरा पैदा हो गए, सेना को तुम भड़काने लग जाओगे, तुम पूरे गवर्नमेंट सेक्टर को भड़काने लग जाओगे, एक छात्र संघ के छोटे से मुद्दे को पूरे देश में तुमने तहलका मचा दिया, पटना से लेके वहां तक आग लगा दिया। आप जयप्रकाश नारायण के थ्रू आपने रामलीला मैदान में सेना को खिलाफ मुखालफत करने के लिए, सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए बुलाने लगे। तो देश में इमरजेंसी नहीं लगेगी तो क्या लगेगी? इमरजेंसी लगाना कौन सा गलत था बताइए? कोई प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए आप इस तरह उनके साथ पावर को सीज कर लिया जाए और लोकतंत्र को आप सेना के हाथ में देने का बात करने लगे, पूरे गवर्नमेंट सेक्टर को आप गिराने की बात करने लगे, सरकार के वजूद को ही खत्म कर रहे हैं। तो वो संविधान पे सीधा सीधा आप उस दिन हमला करने वाले थे। उस संविधान को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने अगर लगाया तो कोई गलत नहीं कराया। तो क्यों नहीं बाला साहब ठाकरे उस इमरजेंसी के सपोर्ट में करे थे? तो क्यों बाला साहब ठाकरे के साथ तुमने इतने साल अलायंस रखा? बताओ, है तुम्हारे पास जवाब? उसी इमरजेंसी के सपोर्ट में कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई शेर जागा था तो बाला साहब ठाकरे थे। तो क्या बाला साहब ठाकरे गलत किए थे? तो आप इमरजेंसी पे अगर बात करना है तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप सही मुद्दों पे बात करो। अगर आपको जानकारी है बीजेपी को तो बात करें। मालूम नहीं नासिर साहब, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक में जान करके ओबीसी कोटा में से ओबीसी कोटा जो है उसको कम करके मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया। आपने कहा 10 साल, सर पूरी बात सुन ले, पूरी बात सुन, कि 10 साल तक बीजेपी की सरकार थी, दुरुस्त बातें थी। बासवराज बोम्मई साहब की जब सरकार थी उन्होंने कोशिश की कि इसको हटाया जाए और जो 2B कोटा है, 2B कैटेगरी में से निकाल करके इसको जो 10% EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसमें डाल दिया जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। 13 अप्रैल 2023 ऑर्डर मेरे पास पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट डीम्ड द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू स्क्रैप द 4% OBC कोटा फॉर मुस्लिम्स एज प्राइमा फेसाई shaky and flawed. This is what the Supreme Court ruled against the Basavaraj Bommai government, leading to the suspension of the government's decision and maintenance of existing reservations. सर ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कांग्रेस रिजर्वेशन लेकर के आई थी मुस्लिम्स में जो ओबीसीज हैं उनके लिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जस्टिफाई किया है, उसकी जजमेंट है सर। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस को इसको पब्लिसाइज करना चाहिए ना सर। 13 अप्रैल 2023 की जजमेंट है मेरे सामने। बोलिए सर। मैं कब से यही तो कह रहा हूं कि ये धर्म के नाम पे नहीं है, ये सामाजिक और पिछड़ापन के हिसाब से दिया गया है।
वो मैंने आपको पहले ही कहा कि जो मुसलमान में पिछड़ापन है उसके हिसाब से देना। अगर दलितों में पिछड़ा, कोई धर्म के नाम से थोड़ी दिया जाता है कोई रिजर्वेशन, आपको भी पता है कि ये पिछड़ापन देख के दिया जाता है, ये सिर्फ But बरगलाने the के लिए Supreme Court has ruled in favor. My point is that. So how can the Prime Minister talk in this manner? That's what I want to know वही from कह you. रहा हूं, जनता को सिर्फ बरगलाया जा रहा है, आवाम को झूठ बरगलाया जा रहा है। क्यों नहीं, मैं कह तो रहा हूं, ये सिर्फ झूठ का एक पुलिंदा डाला जा रहा है, इसको बरगलाने के अलावा कुछ नहीं है। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर थे, आप ले आते ऑर्डिनेंस, बोलते खत्म, गवर्नर आपका बैठा, आप खत्म कराओ। सिर्फ आप जनता को बरगला रहे हो, जनता को झूठ फैला रहे हो, तो जनता जानती है। आज मैं कहता हूं मराठा समाज महाराष्ट्र में रिजर्वेशन मांग रहा है, तो क्या मराठा समाज पिछड़ापन है? जिसके ज्यादातर चीफ मिनिस्टर कौन रहे महाराष्ट्र में? सीएम, आप ज्यादातर मराठा है। 169 एमएलए मराठा समाज से आते हैं, हर चीजों पे मराठा समाज का दौर है। आज वो पिछड़ापन होने की वजह से अगर वो रिजर्वेशन मांग रहे हैं, अगर वो कहीं पिछड़े हुए हैं, तो उनको रिजर्वेशन देने की पार आ रही है। आप राजनीतिक ताकतों में देखो तो मराठा समाज महाराष्ट्र में सबसे ताकतवर है। यहाँ सबसे पिछड़ा हुआ कोई कौम है तो मुस्लिम है, पर उसको तो इस तरह से ये लोग बात करते जैसे वो हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं, वो हिंदुस्तान के नागरिक ही नहीं है। वो बोलते ना, सच्चर कमेटी आई, दूसरी और भी संग्राम, क्या नाम है उनका, दूसरी कमेटी भी आई, और उस कमेटियों में भी दिखाया कि मुसलमानों की क्या हालात है, पर उस पर कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि लगता है इस देश के नागरिक नहीं है। उन्हें तो कचरे के डब्बे में, गार्बेज के डब्बे में डाल देना चाहिए। अरे उनके पिछड़ापन भी है, अगर वो सरकार चल रही है, कहीं पिछड़ापन ओबीसी, कई समाज मुसलमानों के ओबीसी में है, उस ओबीसी के वजह से उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो उसमें आपको हक और आपको तकलीफ क्या है? रहने दीजिए, अगर आपको हटाना है तो हटा दीजिए, आपके पास तो पावर है। आप जब संविधान बदलने की बात कर सकते हो तो रिजर्वेशन बदलना तो छोटी सी बात है आपके लिए। तुष्टिकरण नासिर हुसैन साहब, तुष्टिकरण, मुंबई के जो जबरदस्त सभा हुआ था दोनों, आपका और नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी के सभा में राज ठाकरे जी ने उत्तम उदाहरण तुष्टिकरण का, राजीव गांधी जी का शाहबानो केस का ओवरटर्न, बार बार ये। और दूसरा, मोदी जी खुद पूछे कि राहुल गांधी जी सावरकर पर बार बार आलोचना करते हैं, मगर इलेक्शन है इसलिए चुप है। कौन गारंटी लेगा, कौन गारंटी लेगा? क्या शरद पवार जी गारंटी लेंगे कि राहुल गांधी जी फिर सावरकर को आलोचना नहीं करेंगे? क्या उद्धव ठाकरे जी गारंटी लेंगे राहुल गांधी फिर सावरकर के आलोचना? तो तुष्टिकरण का राजनीति उन वहां पर जबरदस्त तरीके से हाईलाइट कर दिया, राजीव गांधी जी का शाहबानो केस और राहुल गांधी जी का सावरकर में इश्यू। नासिर हुसैन साहब, शाहबानो केस अब इतिहास के पन्ने में धूल आ रहा है, उसके ऊपर डिस्कस करके मतलब नहीं। वो एक चूक थी, वो सच है कि वो उस वक्त नहीं होना चाहिए था, वो हुआ, वो गलत है। मैं कहता हूँ कुछ कुछ गलतियां इतिहास में हुई है, उसके लिए हम नकारते नहीं, हम सच सामने से बोलते हैं कहीं गलतियां हमसे हुई, तभी तो हमें जनता ने सजा दी, नहीं तो हम सत्ता से क्यों बाहर हो। मगर आपने बात की सावरकर की, तो सावरकर पे हमारा स्टैंड आज भी वही है जो कल था। हम सावरकर के मुद्दे पे, जब सावरकर की सवाल आएगी तो हम जवाब भी वैसे ही देते हैं। हम सावरकर के स्टैंड पे वैसे ही कायम है जो कल है। हम अपने आइडियोलॉजी के साथ समझौता नहीं कर सकते, वो सावरकर के साथ नहीं जा सकते। जो सावरकर कहते थे कि किसी जो स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो रहे हैं उन्हें कोई शहीद का दर्जा मत दो, उन्होंने देश के लिए क्या उन्होंने सुबह शहीद आजम भगत सिंह के लिए क्या कहा था? वो नासिर हुसैन बोल सकता है जो उन्होंने अल्फाज यूज की थी। आप बताइए, शहीद भगत आजम सिंह के लिए क्या बोला? उन्होंने देश के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा कि उन्हें शहीद किया जाए, शहीद का दर्जा दिया जाए। उन्होंने देश के लिए कोई काम नहीं किया, ऐसा उन्होंने शहीद भगत सिंह जी के लिए बोला। तो उन ऐसे लोगों के बारे में हम क्यों चर्चा करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जो इतिहास के पन्नों में अब धूल फाक रहे हैं। हो सकता है किसी के लिए वो हीरो होंगे, पर कांग्रेस के लिए ना वो कल हीरो थे, ना आज हीरो, ना कभी हीरो हो सकते। संविधान, बार बार जो संविधान खतरे में, राहुल गांधी जी अभी भी, यानी आजकल में वही कहा कि देयर इज अ थ्रेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द पीपल ड्रॉ देयर राइट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जितने हक वहां से मिलते हैं, लोगों को मिलते हैं, जो गरीब है, गरीब से लोग, पोरेस्ट ऑफ पोर, बट मोदी सरकार वांट्स टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये बार बार संविधान खतरे में? राहुल गांधी जी कह रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं, शरद पवार साहब कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं, कहां संविधान, कहां खतरे में? मोदी जी यही पूछ रहे, कहां संविधान को कहां खतरा हुआ? ठीक है, एक लाइन है मुझे याद आ गई, एक शायर ने बड़ा अच्छी लाइन लिखी है, तुम्हें जमहूरियत की ढोल पीटते जा रहे हो,
इधर पर्दे के पीछे बर्बादियत है, नवाबी। तो इधर जमहूरियत की सिर्फ ढोल पीट रहे, लोकतंत्र की ढोल पीट रहे। लोकतंत्र है क्या? हिटलर शाही है सर, सीधा सीधा हिटलर शाही है। आप उठा के आज जेल के सलाखों के पीछे देख लीजिए कौन सर है, कोई पूछने वाला नहीं है सर। कोई कानून की पैमाना पैरामीटर खत्म हो गया है। संविधान तभी खतरे में आता है जब गरीबों की हकूक और हक को मार लिया जाए। आप उनपे अपने चाहने वालों को राज कराओ, अडानी अंबानी की पूरे देश की दौलत दे दो, गरीब को गरीब बनाते चले जाओ। संविधान ने जो उन्हें मौलिक अधिकार दिया है उससे पिछड़ापन में लेके जाओ, तब संविधान के क्यों नहीं खतरे में आएगी? जो आवाम के लिए एक संविधान है, हर को एक वोट का हक है, सबकी मौलिक अधिकार एक है, मगर आज क्या वो मौलिक अधिकार मिल रहा है? आप देख लीजिए कितने लोग जेलों में, दिल्ली के दंगों में कौन कौन जेल में है। बीजेपी के लोगों ने जो गुनाह किया वो आज बाहर है, निर्दोष लोग आज भी जेल में। क्या खाली जेल में नहीं है? उसके लिए कभी उन्होंने कोशिश किया उसको निकाले? क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए वो जेल के सलाखों में। क्या वहां पे दूसरे जो इनके लोग, कपिल क्या नाम था, वो लोग गोली मारो, अनुराग ठाकुर ये लोग गोली मारो और दंगे फैलाए, वो आज मंत्री भी बन गए, बीजेपी के नेता भी बन गए, उनके चुनाव में लड़वाया भी गया, कभी उन पे बात किया? पर उमर खालिद को जेल के अंदर सड़ा दिया गया। क्या गुनाह था उसने? सिर्फ सीएए का विरोध किया उसने, इसलिए उसको आपने जेल के अंदर में डाल दिया। यही मौलिक अधिकार है कानून का। तब कानून की बात करना है तो सबको दे, तब बोलते हैं संविधान इसीलिए खतरे में है कि संविधान कुछ चुनिंदे लोगों को ये लोग हक और हकूक दे रहे हैं, बाकी लोग को गरीब गरीब बना रहे हैं। हिंदुस्तान की तमाम दौलत चंद लोगों के हाथ में है। देश की हालात बद से बदतर है। मैं चाहता हूं इकोनॉमिकल इक्विलिटी आए, इकोनॉमिकल बराबरी आए, लोगों को जो मौलिक अधिकार संविधान ने दिया वो मिलना चाहिए। आज फाइनेंशियल कंडीशन एक होनी चाहिए, मगर आज जॉब नाम की चीज नहीं है, महिलाओं को आरक्षण नहीं है, महिलाओं को इज्जत आबरू नहीं है। इनकी सारी तरफ हिटलर, इसलिए बोलते हैं संविधान खतरे में है। तो इक्वलिटी की बात करिए, बराबरी की बात करिए तो इन्हें पेट में दर्द हो जाता है। क्यों आज आईआईटी के बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं? क्यों आईआईएम के बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं? आज इलेक्शन कमीशन अपने आंकड़े बढ़ाने में लग गया। इलेक्शन कमीशन आज संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? आप पूछिए। आज क्यों आंकड़ा रियल टाइम डाटा बढ़ जाता है? कैसे बढ़ जाता है? 11-12 दिन के बाद रियल डाटा 1-2 घंटे का। आज इंटरनेट के दौर में चंद घंटे बहुत होते हैं, चंद मिनट बहुत होते हैं, मगर 12-12 दिन के बाद आंकड़े आ रहे हैं। तो संविधान के हिसाब से कुछ देश में काम नहीं होगा, तब हम कहते हैं संविधान खतरे में है। तो लोगों को बराबरी का हक नहीं मिलेगा तब संविधान खतरे में है। लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो संविधान खतरे में। तो इन्हीं सब चीजों से संविधान खतरे में आता है प्रदीप भाई। सर कभी विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर के ऊपर कभी शो करेंगे? एक बार परिणाम आने दीजिए, उसके बाद करेंगे। सावरकर मेरे फेवरेट सब्जेक्टों में एक है सर। मैं इमरजेंसी सावरकर नहीं, मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने जिस प्रकार बंगाल में और सिंध में सरकार बनाई एक दूसरे के साथ मिलकर के, और तो और छोड़िए, पार्टीशन के बाद भी जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद भी अपनी सैलरी लेते रहे आखिर तक। कभी उसके बारे में बात करेंगे? और उसमें एक ऐड करिए सर, इस देश को वो किसको देना चाहते थे? पाकिस्तान, नेपाल के राजा को। बोलते थे हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान को नहीं चला सकते, इस देश को नेपाल के नरेश को दे दिया जाए। ये कौन बोलते थे? उसके बारे में बात करें, लंबी हो जाएगी बात सर। सावरकर बोलते। मुस्लिम लीग से तभी तो मोहब्बत था जब भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा तो अंग्रेजों को लिख कर लेटर देने वाले कौन कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे, जो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, इन सबको जेल में डालो क्योंकि हिंदुस्तान के खिलाफ है, हम आपके साथ, अंग्रेजों के साथ है, लिख के देने वाले। उसमें मैं आज भी बोलता हूँ, उसमें एक हमारे साथ भी है इंडिया गठबंधन में, नासिर हुसैन सच बोल रहे। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी लिख कर दिया था उसमें कि भारत छोड़ो आंदोलन देश के खिलाफ है। तो आप उस समय तमाम देश के सरकारों ने रिजाइन कर दिया, तो ये बंगाल में सरकार चलाने वाले लोग आज हमें राष्ट्रभक्ति बता रहे। तो इसलिए बोलते सिंध में भी, सिंध मत भूलिए, सिंध। वही कह रहा हूं, मुस्लिम लीग से मोहब्बत इनको है, मुस्लिम लीग के साथ इनके पूर्वजों का रिलेशन रहा है, पाकिस्तान से इनका पूर्वजों का रिलेशन रहा है। अडवाणी जी पर उनके मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पे जाने वाले लोग हमसे पूछते हैं पाकिस्तान से क्या तुम्हारा रिश्ता है? आप बताओ क्या रिश्ता है, आपके पूर्वजों का क्या रिश्ता?
तो तो 4 क्यों जून नेशन को क्यों? क्या होने वाला है सर, ये तो बता दो। 4 जून को क्या आएगा? ये कांग्रेस की सरकार आ रही है और क्या किसकी बात है सरकार? साहब, इंडिया अलायंस की माशाल्लाह सरकार माशाल्लाह। आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि जब तय कर ली ऊंची उड़ान की, फिर क्या फासला देखना इस आसमान का। तो हमने ऊंची उड़ान की तय कर ली, तो हम फासलों का विरोध नहीं करते। एक आंसू भी इस हिंदुस्तान के लिए खतरा है। आज तो लाखों आंसुआ बह रही है, मणिपुर आज भी जल रहा है, मणिपुर आज भी रो रहा है। तो उन आंसू हिंदुस्तान की इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि एक एक बूंद वो आंसू जो है वो इंसाफ मांग रही है। क्या खता है हमारी जो हमें सजा दी गई? क्या खता है उस मणिपुर के महिलाओं की जिसकी इज्जत आबरू को ली गई? क्या खता है वहां के लोगों को वोट से हकूक से उन्हें मरहूम रखा गया? तो आज भी वो हिंदुस्तान की आवाम पूछ रही। तो आज आधी आबादी हिंदुस्तान की फैसला कर चुकी है कि ये हिंदुस्तान की सरकार को जाना तय। थैंक यू वही सो मच होगा सर, जो मंजूर खुदा होगा। थैंक यू सो मच बेशक सर, बेशक सर, बेशक सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लवली Thank you, टॉकिंग टू sir. यू ऑलवेज। Thank you, नमस्कार, sir. Thank you. गॉड ब्लेस यू, थैंक नमस्कार. यू वेरी मच। जय हिंद. जय हिंद, जय हिंद। Well, we got all sides of the coin. बिल्कुल। You know, the BJP is absolutely sure they're getting 370 seats. Mr. Prashant Kishore says that there is no way the BJP is going to get less than what it got in 2019. All the Congress guys say there is no way that the BJP is going to even touch what they got in 2014. Forget about 2019. And the Congress says they are forming the government. The BJP says Mr. Modi is coming back for a third term and you ain't seen nothing yet. I remember what you say all the time. The BJP is either going to win by a mile or lose by a mile. सर इस देश में अब क्या है कि अब कोalition गवर्नमेंट नहीं चलेगी। Let me tell you very frankly, मिली जुली सरकार जो तो खिचड़ी सरकार नहीं चलती अब। क्या है कि either BJP will get 325 to 335 as I believe they will, or they will not cross 200. 180 और 200 के बीच में रुक जाएगी, very frankly. Either it will be a huge majority for Mr. Modi or BJP is not coming back, which I don't see happening, but it will be either or. So if actually he's not winning, it's going to lose by a mile. It's going to lose. That's it. by It's, a it's, it's going to be terrible. It's the way is the way the Indian hockey team plays against the Australian hockey team. Either we win by 1 or 2 goals, or we lose by 7 goals. That's what's going to happen. That's it. Because if he achieves 400 plus, then he wins by a mile. But if he doesn't attain less than that, you're Sir, losing. I would say, very frankly speaking, considering the record of this country and democracy in India, if Mr. Modi were to get even a simple majority in the third consecutive term, it would be a miracle. A It would victory be itself. nothing short of a miracle. Just 273, 275, 280 seats. Even that is spectacular, प्रदीप जी। बिल्कुल। 10 साल हो गए मोदी जी को प्रधानमंत्री, बतौर प्रधानमंत्री की भूमिका में। तीसरी बार अगर वो जीत जाते हैं, 280 सीट भी लेकर के आ जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है लेकर आएंगे। और अगर मान लीजिए मैं गलत हूँ, हो सकता है, मतलब पीपल कैन बी रॉन्ग, ऐसी क्या बात है। कितनी बार हुआ है हम गलत रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि पिछली बार राजस्थान में कांग्रेस जीतेगी, दे लॉस्ट। वो वोट में जो डिफरेंस था, जो जस्ट अबाउट 1.8%। इस बार अगर 280 या मतलब जो मैं समझ रहा हूँ 325 के करीब अगर भारतीय जनता पार्टी की नहीं आती हैं, तो फिर 160 170 पे रुकती है सर बीजेपी। No, how Modi ji has broken the shackles, because in the late 90s it was Advani ji who said that it is the era of coalitions. He said this is the era of coalitions, and coalitions is happening all the world over, And, this is going to follow coalition the Indian. remained till Dr. Manmohan Singh. Yes. And Mr. then Modi here he comes. has ushered in the era of brute majorities. Brute majority comes and breaks the entire shackles, the firm belief what was going That's on. right. Now, And then- but the only problem here is the advantage for the Congress and the India Alliance is that Mr. Modi's success could also be his greatest liability. You know, because he succeeded everywhere. आप देखिए ना, राजस्थान में 100%, गुजरात में 100%, मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट नहीं आई उनकी, बाकी सारी सीटें उनकी आई। आप देखिए कर्नाटक में भी सिर्फ एक सीट नहीं आई, बाकी सारी उनकी आई। और इधर About the Deccan, he उत्तर has प्रदेश, got nearly 90 to 100% record. मैं बिल्कुल दुरुस्त बात है। 64 Yes. सीटें आई किधर अपने उत्तर प्रदेश में। सर 40 में से 39 सीटें आई बिहार में। Now, how do you match that? You can't match that. You look at the crowds which are greeting Akhilesh Yadav and Rahul Gandhi in Uttar Pradesh, or the crowds which are greeting Tejasvi Yadav in Bihar. Now, there were
These crowds were not there in 2019. And by the way, in 2019, please don't forget, there was Balakot. सर, आज की तारीख में मैं ये मान करके चलता हूँ पुलवामा को जो अटैक हुआ और उसके बाद मोदी जी ने जो घर में घुस के मारा, उसकी वजह से 303 सीटें आई मोदी जी की। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इस बार कुछ नहीं है ऐसा। लिहाजा मेरा ये मानना है कि या तो मोदी जी 325 सीटें लेकर के आएंगे या फिर 180 पे रुकेंगे। That's what I think. What do you think? No, that's a fair assessment. Now, Modi ji का calculation है कि 370 and जी, 400 par, I think and that has been continuously been talking. So, if he doesn't attain that, that means he's going to lose by a huge margin. Because he's going to, above the Deccan, all the gains that he has got, he's going to reduce all his gains. And even if a 10% or 5% loss also is a huge, you're talking about, Sir, collectively, आप मेरी you're बात talking about सुनिए। huge losses. प्रदीप जी, कर्नाटक में आज की तारीख में the BJP is up against a very wily strong customer in the shape of Mr. D.K. Shiv Kumar. He is the deputy CM, I know, but you can't expect to get the same number of seats that you got earlier. Fine, in Andhra Pradesh, you are a zero. You will get more. I agree. तेलंगाना में आपकी 4 सीट थी, मुझे नहीं लगता 4 से ज्यादा जाएंगी। केरल में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को एक भी सीट मिलेगी। Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Impossible. Kerala, 0, 0, 0. That's it. Even if he transformed that into at least something worthwhile, you know, you're talking about, but और he पश्चिम has to sustain. About the short model of the story, about Deccan, he has to sustain all what he got. और वेस्ट बंगाल में आप कितनी ज्यादा सीटें ले आएंगे? पिछली बार भी तो बीजेपी got an impressive 18 seats in West Bengal. इस बार क्या करेंगे आप? मतलब you can't wipe out the TMC. Maximum you can do is to have a 50-50 in West Bengal. That's it. उससे ज़्यादा आप क्या लेंगे? तो कहाँ से सीटें आएंगी? ये एक बेसिक चीज़ है। असम में आप जीतेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में I don't know what is the kind of effect that the Manipur situation will have, but if you remember in Mizoram they were expected to win a huge number of seats. They won exactly 1 seat. So, But the border states, I mean, it is always to the government. But, that's right. But if he stays in power, but as we say that he has to latch on a great challenge, जो डेक्कन के ऊपर जितने सीट है अब तक मिला, उसको अगर पकड़ के संभाल पाए, he fights Impossible. anti-incumbency for the third time, then he has done miracle, and definitely then the सर, 303 को sustain कर देंगे. दिल्ली में 7 की 7 सीटें बीजेपी को गई थी, हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी को गई, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में 25 की 25, गुजरात में 26 की 26, बिहार में 40 में से 39। अब मेरा ये कहना है कि if Mr. Modi is actually able to retain that strike rate, then forget about elections. फिर इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है, पहले आप डिक्लेयर कर दीजिए कि भाई 2029 में भी मोदी जी की सरकार आ रही है, खत्म, that's it. You don't need to fight elections, because if Mr. Modi is actually able to keep up the kind of strike rate that he had in 2019, then the opposition parties will have to resign. That is just about it. Beating incumbency is going to be the biggest challenge That's right. of Prime Minister Modi, and if he's been able to do it for the third time, then it speaks volumes of the faith. As he says, there's only one guarantee, and that is Modi ka guarantee. As Reagan said, for his second term, you ain't seen nothing yet. So, That himself says, this is a trailer, अब तक तो ट्रेलर था, अब तक तो ट्रेलर था. अब असली फिल्म अभी शुरू होगी. That's what Modi ji says, and we'll see that. Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, अगर आपका दिल करे तो. Please do subscribe to the channel. And that's it. That's all we've got for you in tonight's show. We'll meet you again tomorrow. तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव. हर हर महादेव.